जय हिंद प्यारे साथियों। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे। पूरे 150 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये पेपर हो चुका है, आज उनको हल करेंगे और समझेंगे परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है। चलिए, आज का पहला प्रश्न, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। मित्रों, जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वो कितने तरीके से होता है? 2 तरीकों से। एक को हम लोग कहते हैं जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरे को कहते हैं अर्जित अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि आपको जो है कोई ऐसी चीज जो प्रेरित करे हर एक चीज के लिए। तो एक तो वो है जो आपको जीवन में जैसे ही आप पृथ्वी पर आते हैं और आपको मिल जाती है, और दूसरी वो प्रेरणा है जिसे हम लोग अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं, जो कि जन्म के समय तो उपस्थित नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक जीवन व्यतीत करते करते इनको सीख जाता है। ये पाते कहाँ से हैं अर्जित अभिप्रेरणा? तो ये हम लोग जैसे समाज से, परिवार से, विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय से उसके बाद धीरे धीरे अपने समवयस्कों के साथ मित्रता करके अभिप्रेरणा को पाते हैं। अभिप्रेरणा में आता क्या क्या है? तो अभिप्रेरणा में जैसे पुरस्कार आ जाता है, दंड आता है, ये सब क्या है? अभिप्रेरणा ही तो है। अगर आप पुरस्कार, ठीक है, तो अभिप्रेरणा में दंड भी आता है। अगर मैं किसी की प्रशंसा करूं तो वो भी किस में आता है? अभिप्रेरणा में। निंदा भी किस में आ जाएगा? अभिप्रेरणा में। तो ये सब अभिप्रेरणा के अंग हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा बाल विकास को मैं समझा कर बताऊंगा। जैसे हिंदी संस्कृत का तो कंटिन्यू मॉडल पेपर प्लस क्लासेस हुई हैं, तो उनको स्पीड के साथ ले चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? अगर आप सीख रहे हैं तो क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव? बिल्कुल ये भी पड़ेगा। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप सीखेंगे और उसका कोई परिणाम नहीं, अर्थात शून्य परिणाम होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में आप जो ज्ञान अर्जित ज्ञान द्वारा सीखते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, अपनी आदतों के प्रयोग के द्वारा सीखते हैं, वो आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा ऐसा मत है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद? नहीं, जो मनोविश्लेषणवाद है वो इसमें नहीं है। इसमें आता है आपका गेस्टाल्टवाद। जो गेस्टाल्टवाद है ये सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझबूझ सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया है। ठीक है, तो जब इन्होंने किया है तो गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इनको हम कह सकते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो आपको हम बताएं, एबिंगहास वैज्ञानिक हैं जो कि सीखने के सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। एबिंगहास के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये एक जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1885 में, किसमें? 1885 में निरर्थक अक्षर समूहों की खोज की। ठीक है, निरर्थक अक्षर समूहों की खोज की। तो इतना इनके बारे में जानते रहिए। और एक चीज जानिए कि इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि 2 व्यंजनों के बीच में एक स्वर, जैसे 2 व्यंजन होंगे फिर एक स्वर इस प्रकार जुड़ता है कि तीनों अक्षर से कोई सार्थक शब्द नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा है। जो निरर्थक अक्षर समूह की खोज एबिंगहास वैज्ञानिक ने किया, इस निरर्थक का मतलब होता है
कि इनके दो व्यंजनों के बीच में, मान लीजिए एक व्यंजन क्या हुआ, सी, एक व्यंजन सी हुआ और दूसरा व्यंजन क्या हुआ, सी। अब इसके बीच में एक स्वर होगा, तीनों जब बनेंगे, तीनों अक्षर से कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, इसको इतना ध्यान दीजिएगा। और ये जो सार्थक शब्द नहीं बनता है, इसको कोडिंग के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, CVC। सी का मतलब का क्या होता है, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, फिर वी का मतलब वावेल और सी का मतलब फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है, इतना इनके बारे में जान लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के कितने नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने, तो जैसे हम लोग तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम, ये सब किसने, थॉर्नडाइक की तो हैं। तो इन सबको 5 गौड़ नियम इनके हैं। कौन कौन से, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति नियम, बहुअनुक्रिया नियम, अनुक्रिया नियम, ठीक। उसके बाद आंशिक क्रिया नियम, ये गौड़ नियम हमने बता दिया कुछ, क्योंकि कभी कभी ये परीक्षा में आ जाता है। अनुरूपता नियम, और एक है संबंधित परिवर्तन नियम, संबंधित परिवर्तन नियम। तो ये 5 इनके गौड़ नियम है। और सीखने के कितने नियम हैं, तो हमने बताया, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम या प्रभाव का नियम, ये सब इनके सीखने के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है, आप सीखने को क्या समझते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल सीखना है। उसके बाद अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, बिल्कुल, जैसे आप सीखेंगे तो आपको अनुभव भी होगा, अभ्यास से आपके परिणाम में बदलाव भी होगा, तो ये भी एक प्रकार का सीखना है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल ये भी सही है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि, ठीक है। और इस अभिवृद्धि का प्रारंभ कहां से होता है, गर्भावस्था से। और कब तक, कब तक, जब तक जीवन है, जीवन पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक, ठीक है। तो अभिवृद्धि को समझ, अभिवृद्धि का मतलब आप धीरे 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 कुछ न कुछ आपका शरीर वृद्धि, फिर विकास, कुछ न कुछ तो होगा। जैसे ही आपके अंदर भ्रूण हुआ तब तक, और ये जीवन काल तक चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। जो चिंतन है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, और इस कथन को कहा है रास ने। किसने कहा है, रास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, गलत। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, गलत। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रत्येक चिल्ड्रेन मतलब प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने आप में विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होगा, सबको पता है। बाल मनोविज्ञान में सिर्फ बालक के हित की बात होती है, इसलिए बालक उसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति, स्मृति मतलब याद किया हुआ, अच्छी स्मृति मतलब अच्छा। स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहां से लेंगे हम लोग, याद किया हुआ। अपने ज्ञान तथा अनुभव को संचित रखना ही क्या कहलाता है, स्मृति। पुनः स्मरण, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, और ये सभी आते हैं किसमें, स्मृति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का शाब्दिक अर्थ है। संवेग जो है, संवेग को कहते हैं क्या, इमोशन। अब जो इमोशन है वो आपका भावनात्मक भी हो सकता है,
मतलब इमोशन समझ ही रहे हैं, चिंता, क्रोध, ये सब क्या है, इमोशन ही है ना, उसमें आवेश भी है और भाव भी है। तो संवेग क्या है इसके बारे में हम लोग जाने तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल ही संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जो कौशल है उसके सीखने की पहली अवस्था क्या है, अनुकरण। अनुकरण के द्वारा मतलब फर्स्ट स्टेज है, आप सीखेंगे किसका, कौशल। कौशल सीखने का पहला मतलब पहली अवस्था क्या है, अनुकरण है। उसके बाद अनुकरण के द्वारा ही हम लोग किस में आ जाते हैं, शैशवावस्था में आते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, फिर विद्यालय जाएंगे, परिवार, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है विनय साइमन। विनय साइमन ने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था मतलब बहुत ही टीईटी के रेशियो से 5 वर्ष तक की अवस्था, ठीक। और शैशवावस्था मतलब 5 वर्ष, और 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग मॉन्टेसरी विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, किंडरगार्टन विधि द्वारा, तीनों विधि द्वारा बच्चों का उत्तम शिक्षण दिया जा सकता है। मतलब बच्चे को अच्छे से शिक्षण दिया जा सकता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास में, जो बाल विकास है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दें कि वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन ही होता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल, प्रक्रिया पर, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देना है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी बाल विकास में आता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, मतलब ये तीनों हैं। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। मतलब सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत है आपके डार्विन का। किसका है, डार्विन का। और इसमें क्या है, चार्ल्स डार्विन ने वातावरण के लिए पूर्णतः अनुकूल जो जीव हैं उन जीव के लिए ये सिद्धांत बनाया हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरजीवता का भी सिद्धांत कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय साइमन परीक्षण द्वारा माप किया जाता है, बिल्कुल किससे, बुद्धि का। किससे, बुद्धि का। और कौन सी बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि का मापन विनय साइमन ने किया था। कब किया था, 1905 में पहली बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल, मानसिक योग्यता, थकान, तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। इसमें कह रहा है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम है, कॉमा, सामाजिक विकास कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक विकास कहा जाता है। और ये है हरलाक का। किसका है, हरलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का जो उपयुक्त अर्थ है, कौशल अर्जन है, नहीं, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण वाणी दोष है। अस्पष्ट उच्चारण क्या है, वाणी दोष में आता है। धीमी या तेज गति से बोलना, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष में नहीं आता। हकलाना, तुतलाना, ये सब आते हैं
तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये भी वाणी दोष में आता है। कौन नहीं आता है? आप धीमे बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, इससे ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर अगर आप मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं तो सबसे अच्छा होता है आपका मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना। ये तो गलत है। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, और यही है, अगर अध्यापक का व्यवहार अच्छा है तो एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, आध्यात्मिक मूल्य, ये तो सम्मिलित है। एन के एन प्रकार धनार्जन का मूल्य, धनार्जन कोई मूल्य है ही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही प्रश्न ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। जो व्यक्तित्व है उसके संगठन का क्या स्वरूप होगा? तो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। जो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है वो जान लीजिए कौन सा होगा? अंतर्मुखी होगा। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? संकोची स्वभाव के होते हैं। कौन से? संकोची स्वभाव के। ठीक है, मैं खुद ही आत्मकेंद्रित व्यक्ति हूं, संकोची स्वभाव का व्यक्ति हूं, तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति की ये पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त, यहाँ अभिव्यक्त है, अभिव्यक्त होना चाहिए। जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, और वो होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, नहीं कलात्मक। अपने ऊर्जा बल को बाहर, नहीं ये भी नहीं, बहिर्मुखी, बे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चूंकि जो अपने ऊर्जा स्तर को अगर हम लोग बाहर की ओर कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे अंदर बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उससे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? नहीं। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? नहीं। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे? उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। जो भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुबंधन का सिद्धांत बिल्कुल सही है, अनुकरण का सिद्धांत बिल्कुल है, अतिरिक्त शक्ति, शक्ति का सिद्धांत तो कुछ होता ही नहीं, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। परिपक्वता का सिद्धांत ये भी है। ये तीनों भाषा विकास का सिद्धांत हैं, लेकिन सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छा यहां तक तो साथियों ये 30 प्रश्न आपके बाल विकास के थे। किसके थे? बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हिंदी के प्रश्न। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो संकर शब्द है, संकर शब्द का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। मतलब संकर शब्द का मतलब दो भाषाओं के शब्दों से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संकर शब्द। अर्थात ग्रामीण भाषा का शब्द नहीं, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं, ग्रामीण व संस्कृत बिल्कुल नहीं। कौन सा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो संकर शब्द होगा वो इन दोनों के मेल से बनेगा। ठीक है, संकर शब्द समझ में आ गया। एक उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी किसमें आता है? आपके संकर शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जो सुत है, अगर इसको हमें बनाना है क्या स्त्रीवाचक, तो इसमें आ प्रत्यय का हम लोग क्या करेंगे? आक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे सुत है, सुत में अगर आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुता। और आपको पता है सुता मतलब क्या होता है? लड़की, पुत्री। इसलिए ये किसमें हो जाएगा? ये स्त्रीवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक समीप होना, कष्ट देना,
या फिर अधिक प्रिय होना, पालतू होना, नहीं अधिक प्रिय होना, क्योंकि नाक का बाल हमेशा देखिए सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इसका मतलब क्या है, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अश्व का पर्यायवाची शब्द। आप पर्यायवाची का वीडियो उठा देखिए, उसमें हमने अश्व का भी बताया है, घोड़ा, घोटक, कटक है। और शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इसमें एक ऐसा है जो नहीं है, तो कटक। ये कटक मतलब घोड़ा नहीं होता है। अश्व का घोड़ा होता है, घटक होता है भी होता है, तुरंग भी होता है, बाज भी होता है, सैंधव भी होता है, अश्व, ये सारे पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द। आप एक स्थान पर अगर टिककर नहीं रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यायावर कहा जाता है। यायावर का मतलब जो एक स्थान पर टिककर न रहे। अस्थिर का मतलब, अस्थिर का मतलब जो कभी स्थिर ही न हो। अडिग का मतलब जो अपनी जगह से हटे ही न। गतिशील का मतलब जो हमेशा चलता रहे, बदल सके, वो सब क्या है, गतिशील में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। किसकी पंक्तियां हैं, बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, और आप सबको पता है कि इनके कारण हम लोगों का जो इतिहास में नाम है वो अमर है। और इसको लिखने वाले सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ है। जो समास का अर्थ होता है बहुत बार पूछता है, इसलिए हमने क्या किया है कि इसको प्रश्न के रूप में ही लिख लिया है। समास का जो मतलब होता है, समास का मतलब होता है संक्षेप। क्या मतलब होता है, संक्षेप। और समास का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। जो उपचारात्मक शिक्षण है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान, बिल्कुल यही उपचारात्मक शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। मित्रों, सुनना, बोलना, लिखना, ये तीनों तो आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन हंसना आता है क्या, नहीं आता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस आप सबको पता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को क्या माना, अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। किस अनुच्छेद में, 343 अनुच्छेद में। कौन से, क्लॉज 1 में। इसको क्लॉज कहते हैं, अगर इसके बाद होता तो वो क्या हो जाता, सब क्लॉज हो जाता। किस भाग में है ये, भाग 17 में। तो आपको हमने हिंदी दिवस के बारे में सारा चीज बता दिया। कब, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। जो काव्य शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, नहीं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, नहीं। संगीत कला में निपुण बनाना काव्य शिक्षण का ये भी नहीं है। रसानुभूति एवं आनंद की अनुभूति कराना, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको विशेषण के बारे में बताना है। राम जाता है, इसमें कहीं विशेषण है, नहीं है। सीता फल खाती है, फल आपका कर्म है, विशेषण नहीं है। मेरी गाय काली है, काली, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो कौन से ऑप्शन में है, जो काली है, ये काली क्या है, विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 43 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। ये क्या सही है क्या, नहीं। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती, बिल्कुल। बच्चों पर विपरीत प्रभाव, नहीं, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक के बारे में हम लोगों को बताना है। वाहन रूढ़, वाहन रूढ़ का मतलब होता है वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़। और आपको पता है
कि में पर किस में आते हैं, सप्तमी विभक्त अधिकरण कारक, इसलिए यही होगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन सत्ताधीश को देखना चाहे, सत्ताधीश का मतलब ये जो सत्ताधीश है, सत्ताधीश में नहीं आएगा। गंगा जल, गंगा जल में भी नहीं आएगा। गंगा का मतलब गंगा का जल, रेखा का, रेखा चित्र मतलब रेखा से अंकित चित्र, तो कैसे होगा। सत्ताधीश मतलब सत्ता को धारण करने वाला सत्ताधीश हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ वाहन रूढ़। क्योंकि आपको पता है अधिकरण कारक में क्या आता है, स्थान, समय, अवसर। अगर ये तीनों से रिलेटेड कुछ है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का बोध होता है। ठीक, और आपको पता है कि यहाँ जो वाहन रूढ़ है, वाहन पर आरूढ़, और ये किसका बोध करा रहा है, स्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को कहा जाता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्रृंगार रस को हम लोग क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। और श्रृंगार रस के बारे में तो हम लोग पूरा शायद इस प्रश्न को भी हल कर चुके हैं, बताए भी हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, रति या प्रेम। श्रृंगार रस के कितने प्रकार, दो, एक को हम लोग क्या कहेंगे, वियोग, और एक को वियोग कहेंगे और दूसरे को संयोग। नेक्स्ट, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद बहुत बार पूछता है घनानंद के बारे में, जबकि घनानंद किस काल के थे, रेत काल से संबंधित कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को से किस कारक का, को से किस कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक के लिए यह ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, और इनका जो उपनाम है, उपनाम क्या है, वात्स्यायन के बाद अज्ञेय। ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी हिंदी को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमने करा दिए, इनके थ्योरेटिकल वीडियो भी आपके पास है, मॉडल पेपर में भी बहुत सारे कराए हैं। बिहारी का प्रसिद्ध है, बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहारी का जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्या, दोहा। क्या प्रसिद्ध है, दोहा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होए, ये किसका है, बिहारी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का ये जो पुनः है, इसमें विसर्ग संधि है, इसलिए इसका जो होगा पुनः धन जन्म, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न कर रहा है, शोक किस रस का स्थायी भाव है, और शोक किसका है, शोक मतलब दुख अर्थात करुण का। बहुत जल्दी जल्दी हिंदी ले चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। सूरसागर की जो रचना की है सूरदास जी ने, वो ब्रज भाषा में की है। किस भाषा में, ब्रज भाषा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 13, 11। प्रथम और तृतीय में 13, द्वितीय और चतुर्थ में 11, मतलब विषम में 13 और सम में 11। और नेक्स्ट, और ये कौन सा छंद है, सम्मात्रिक, सम्मात्रिक छंद है। ठीक, 26 किस में होता है, 26 में तो कुछ नहीं। 28 जो होता है वो सार में होता है। 30 किस में होता है, ताटंक में। ठीक, ताटंक ही, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके लिए हम लोगों को क्या बताना है, एक शब्द बताना है। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न है वो क्या है, कुलीन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता, दाता का स्त्रीलिंग आपको बताना है, और दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्रा का दात्री। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, से मतलब पेड़ से लड़का गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी, पापी में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि पापी पाप ये सब किस में आता है? गुण में ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें जो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी, याद करिए जब हम लोग अलंकार का वीडियो आपको पढ़ाया था, अलंकार के वीडियो में कहा था जैसे ही आएगा सा से सी तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना हमने और कुछ ही नहीं देखा, सिर्फ सी देखा और सी से ही बता दिया कौन सा अलंकार है, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? बीजक आपको पता है कि बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की। और इसमें 3 रचनाएं हैं कबीर दास की, कौन? साखी, शबद और रामायणी। और इनका संकलन किसमें हुआ है? बीजक में। तीनों को एक जगह संकलित किया गया है, तो तीनों को संकलित किसमें किया गया है? बीजक में किया गया है। और कबीर दास को निर्गुण पंथ का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक, तो ये 30 प्रश्न किससे रिलेटेड थे? हिंदी से। साइको के 30 प्रश्न, बाल विकास के 30 प्रश्न और 30 प्रश्न आपके हिंदी के हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61 नंबर का जो प्रश्न है, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण, ये जो नैदानिक परीक्षण है इसकी आवश्यकता होती है, क्यों? छात्र की पारिवारिक आय की? बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए? बिल्कुल नहीं, दोनों ऑप्शन गलत हैं। छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए नैदानिक? बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री क्या है? रेडियो, चार्ट, श्यामपट्ट, ग्रामोफोन। और सबसे अच्छा क्या जरूरी होता है? कक्षा शिक्षण के लिए श्यामपट्ट का होना बहुत जरूरी है। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य, प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? प्रतिलेख का मतलब क्या होता है? प्रतिलेख का मतलब होता है देखकर लिखना, और इसके लिए पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, अध्यापक नहीं, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। नेक्स्ट कह रहा है, छंदोबद्धता होती है। जो छंदोबद्धता होती है, गद्य में नहीं, नाटक में नहीं, पद्य में छंद की बद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सब इसीलिए नहीं समझा रहे हैं, सब पढ़ा चुके हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण है? अशुद्ध वाचन का जो कारण नहीं है, देखिए फिर नहीं है ऑप्शन में दिया है, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना। क्या ये है? तो ये ठीक है, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना यह अशुद्ध वाचन का कारण है? नहीं। प्रयत्न लाघव? बिल्कुल नहीं। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी? नहीं। सस्वर वाचन ये सबसे अच्छा है, नहीं है। ये तीनों तो हैं। अगर ये अशुद्ध वाचन का कारण देखें तो अगर इनका ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल है, आप अशुद्ध बोलेंगे। प्रयत्न लाघव में तो इसका कौन सा सही है? सस्वर वाचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, क वर्ण का उच्चारण स्थान है? बिल्कुल आपको पता है, कतामुदो अर्थात अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ से बोला जाता है क वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है? जो राजा थे उनका निरूपण किसमें प्राप्त होता है? आपको पता है कि ये इक्ष्वाकुवंशी जो कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है कौन सी? रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य है, ये भी नोट करते रहिए जितना हम यहाँ बता रहे हैं। कालिदास की रचना है रघुवंश और महाकाव्य भी है रघुवंश। इसमें इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है रघुवंश में। और कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के बारे में भी थोड़ा बहुत हम अगर जानना चाहें तो आपको बता दें, जो राजा हुए थे दिलीप, फिर भागीरथी, अज, दशरथ और राम का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, किसकी लिखी है? अष्टाध्यायी पाणिनि की लिखी हुई है। ठीक है, कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। कितने अध्याय हैं? टोटल 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। जो पाणिनि थे वो संस्कृत की वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया है? 14 खंडों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर, त वर्ग का इचु, ये त वर्ग है ना, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? लितु लसाना नाम दंत, किससे? दंत से बोला जाता है। गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जो गम धातु है इसका लोट लकार कैसे बनेगा? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्त। क्या बनेगा? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्त। अब आपको बताना क्या है? लोट लकार प्रथम पुरुष में ही लिखा है, और ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहु है। एक वचन का रूप, तो एक वचन हो जाएगा गच्छतु, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 72, पिता, पित्रा, पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? जो पित्रा है वो आपके तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका कैसे चलता है? पिता, पितरम, अच्छा एक एक करके बताएं, चूंकि एक वचन पूछ रहा है इसलिए एक वचन के बारे में बताएंगे। और इसका जो एक वचन होता है क्या होगा? पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरि है, पिता, ये होता है। सिर्फ हम लोग एक वचन को ही बोला है हमने। क्या? सबसे पहले प्रथमा का है पिता, फिर द्वितीया में पितरम, तृतीया में पित्रा, फिर पित्रे, पितु, पितु, पितर हे, पिता। इस ढंग से आपको याद भी करना है। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरि है, पिता। ऐसे याद करेंगे गा गा के तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अष्टाविंशत। जो अष्टाविंशति है शब्द का अर्थ है, विंशत मतलब होता है 20, अष्ट मतलब होता है 8। तो आपको पता है 8, अष्ट मतलब 8, विंशत मतलब 20। संस्कृत में दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 20 8 कितना हो जाएगा? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावक कौन सी संधि है? पावक आयादि संधि है, और इसमें निकल क्या रहा है? आव निकल रहा है, इसलिए आव को किसमें होता है? औ में। तो पौधन अकह, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि आव की जगह हम लोग क्या लिख दिए? आव, तो प हो गया। अब बचा क्या यहाँ? अकह ही तो बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है? बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण और अच्छा दोनों है। जगदीश, आपको पता है कि जगदीश में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन। और जगदीश में जो व्यंजन संधि हुई है जगत धन ईश, जगत धन ईश, और हुआ क्या है? जगदीश। और किस सूत्र से हुआ है? झलाम जसवंते सूत्र से। झलाम जसवंते सूत्र में, चूंकि ये झल संध में जगत धन ईश, फिर झलाम जसवंते के बारे में जानना हो तो हमने बहुत अच्छे से बताया है। जस तो संधि है जगदीश में, जस तो संधि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप बताना है। राम शब्द का फिर आपको बस उसी ढंग से याद करना है। राम रामम रामेण राम, रामात राम से रामे राम। इस ढंग से आपको पढ़ना है। और आपने देखा तृतीया में क्या आता है? रामेण। क्या होगा? रामेण। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पठाम पठ धातु का रूप है लट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन। बिल्कुल, कौन सा सही है? 77 का ये ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दा धातु में अगर त्वा प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा? जो त्वा है लसक को तद्धिते से
ये क हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ त्वा बचेगा, तो क्या बन जाएगा, दत्वा। क्या बनेगा, द धातु में अगर त्वा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, दत्वा बनेगा। अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79, सहपादेन खंजः अस्ति। सहपादेन खंजः अस्ति मतलब वह पैर से लंगड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, वह पैर से लंगड़ा है। और वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति है और इसका सूत्र क्या है, चूंकि ये पैर अंग विकार से संबंधित है, इसलिए कौन सा सूत्र हो जाएगा, एनांग विकार। यहाँ पादेन मतलब पैर से और ये अंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। कितने पुरुष हैं आपको पता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं संस्कृत में। चलिए थोड़ा सा बता दें, वचन कितने, 3, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। पुरुष कितने, पुरुष भी 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, और आपको क्या बताएं, वचन हो गया। लिंग, लिंग भी 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लकार कितने, लकार 10। ज्यादातर आपके सिलेबस में 5 लकारों की ही बात करेगा, तो इतना आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो संस्कृत है उसमें भविष्य काल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लिट लकार। कौन सा लकार, लिट। लंग लकार किसके लिए, ये भूतकाल के लिए होता है और ये भविष्य के लिए होता है। लोट होता है आज्ञार्थक, आज्ञार्थक में मतलब आज्ञा देने के लिए। लट होता है वर्तमान के लिए। फिर विधिलिंग होता है आपका चाहिए के अर्थ में। तो इतना आप लोग जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण शब्द और दृश्य दोनों है। ऐसा उपकरण बताइए जिसमें सुनाई भी देता हो और दिखाई भी देता हो। तो वो आपको पता है टीवी। ठीक, ये दोनों काम करता है, सुनाई और दिखाई दोनों देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तेन, तेन में विभक्ति है। ये जो तेन है ना, तेन में कौन सी विभक्ति है, तेन में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। और ये तेन तत् शब्द का रूप से बना हुआ है। तत् शब्द का रूप क्या है, तत्, तत्, तेन, तस्मय, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। तत्, तत्, तेन, तस्मय, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। ये हमने सब प्रथमा का एक वचन बता दिया, चूंकि तृतीया का एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगत्य में प्रत्यय है। आगत्य, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आगत्य में लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है। ठीक है, समझ में आया। और इसमें लसक को तद्धित से सिर्फ क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा आपका, इसमें आपका सिर्फ यह बचेगा। क्यों, चूंकि ये हलंतम इत संज्ञा से प हट जाता है और लसक को तद्धित से ल हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यह बचेगा। क्या बनता है, कौन सा प्रत्यय है आपका, अगत्य में ले प्रत्यय। 85 नंबर का प्रश्न कर रहा है, बिभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। जो बिभ्यति है इसका जो मूल धातु है वो है भी। क्या है, भी। और लकार की बात करें तो ये लट लकार का प्रथम पुरुष क्या है, ये लट लकार का प्रथम पुरुष। और बिभ्यति है ना, तो ये बिभ्यत इसका चलता है बिभेद, विभितः, बिभ्यत बहुवचन का रूप है। भी धात बिभ्यत किसमें आएगा, बहुवचन में। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय भाषाओं की जननी किसे माना जाता है। सबको पता है कि भारतीय भाषा की जननी कौन है, संस्कृत को माना जाता है। ठीक, संस्कृत से किसका निर्माण हुआ, संस्कृत की भाषा अपभ्रंश निकली पाली, पाली से प्राकृति और प्राकृत से अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से अवहट्ठ और अवहट्ठ के बाद तब हिंदी की बारी आती है। ठीक, इस ढंग से विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन
सबसे प्राचीन वेद, 4 वेद हैं और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, ठीक। अब प्राचीन में इसमें लगभग 10,000 सूत्र हैं। यहाँ जो मंत्र थे, मंत्र को ऋचाएं कहा जाता था। तो उसके बाद यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में जो भी यज्ञ से रिलेटेड काम हुए हैं वो सब यजुर्वेद में हुए हैं। उपासना और गाने से संबंधित काम किसमें हुए हैं? सामवेद में। और अथर्ववेद में क्या है? जादू, टोना, गुणधर्म, ये सब किसमें है? अथर्व। नेक्स्ट आप चलिए, सत्र प्रत्यय युक्त शब्द है। जो सत्र प्रत्यय है वो सत्र प्रत्यय किसमें है? कथितः, कर्तुम, पठन और पठित्वा। इसमें नहीं है, किसमें है? सत्र पठन में है। क्योंकि सत्र में जब युक्त होता है तो इसका सिर्फ अन बचता है। क्या बचता है? अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। निश्चर मतलब राक्षस, दिनकर, सूर्य, रत्नाकर। क्या होता है? रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत बलि पद में कौन सा समास है? भूत बलि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छा, मैथ से रिलेटेड प्रश्न आ गया, अर्थात संस्कृत के 30 प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन आपका है, किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच, मित्रों, दो संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि दो परिमेय संख्या है, उनके बीच आप अनंत परिमेय संख्याओं को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 65 और 117 का मतलब 65 और 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या है? मतलब कह रहा है यदि 65 और 117 का मतलब 65m और 117 के रूप में दर्शाने के योग्य हो तो m का मान हमको बताना है। 65 और 117 इन दोनों का मासा हमको बताना है। तो पहले मासा देख लें। तो 5 गुणते 13 और 13 नौइयाँ 117, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 13। अब आप अगर इसका मासा निकालेंगे तो h बराबर कितना होगा? 13। चूंकि जो दोनों में मिले वही क्या होता है? मासा। और यहाँ जो मासा दिया है वो कितना दिया है? 65m 117। ठीक है। तो जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? 65m माइनस 1117 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। क्यों? क्योंकि देखिए प्रश्नानुसार यही बन रहा है, कह रहा है कि हम दर्शाने में m का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक। उसके बाद 65m 65m बराबर कितना हो जाएगा? ये इसको उठा के इधर ले आएंगे, 117 प्लस 13, तो m बराबर क्या होगा? 130/65। तो m बराबर 2। कितना आ जाएगा? m बराबर 2। अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, बस इसका दोनों का म से निकाल लिया। म से कितना आया? 13। और कह रहा है 65m यहाँ पर माइनस 117 के रूप में दिखाने का दर्शाने पर m का मान क्या होगा? ठीक, बस वही हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम। मित्रों, जो योज्य प्रतिलोम होता है, आप उदाहरण से समझिए, जैसे कोई संख्या 1 है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा -1 होगा, क्योंकि संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का जो योग है, जोड़ है, वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि संख्या का मान दिया है, n का मान 5/19 दिया है, और इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 5/19 का योज्य प्रतिलोम -5/19। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है? योग होना चाहिए क्या? 0। अब इसमें योज्य प्रतिलोम हमने निकाल लिया -5/19। गुणनफल, अब इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए, तो
5/19 गुणते -5/19, जब इसको आप करेंगे तो पाएंगे -25/19 गुणते 19 हो जाएगा 361 का गुणात्मक प्रतिलोम। जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जो भी संख्या होती है उसका बटा 1/x/y, इस ढंग से होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ से देखिए जो भिन्न है क्या बना, -25/361, तो ये होगा 1 गुणात्मक प्रतिलोम 1/25/361, ये माइनस लगा रहेगा। अब 361 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -361/25, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5.4 गुणते 5.47, दोनों में वही है 5.3 का सल्लिखित मान है। देखिए अगर हम लोग इसको a मान लें तो a इंटू ए माइनस बी इंटू बी, अर्थात ये क्या बना, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बना ना। अब 0.94, आपको पता है इसका मान होता है a माइनस बी a प्लस बी, यही आपको करना है। तो आपको करना क्या है, 5.47 प्लस 4.53 एक कोष्टक में, और दूसरे में क्या करना है, a माइनस बी 5.47 माइनस 4.53 अपान 0.94। इसको आप हल करेंगे, 7 3 10, 4 5 9 1 10 और 5 4 9 1 10, अर्थात टोटल कितना आया 10। और इसको जब आप हल करेंगे 7 3 4 और 4 5, मतलब जाएगा नहीं तो एक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.94। तो ये आपका टोटल जो बचेगा, मैं बता रहा हूं, ये बचेगा 10 गुणे 0.94 अपान 0.94, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 10, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 10 इज राइट आंसर। इसका सल्लिखित मान कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। देखिए 20% अधिक, बी की आय सी की आय से 30 अधिक, यदि तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह की आय कितना हो, 74,700 हो, तो सी की आय बताना है। साथियों इसको थोड़ा बड़े स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसमें पहले हम आपको ट्रिक में बता दें, और ट्रिक और बेसिक दोनों एक ही रहेगा। सबसे पहले आप समझिए ए बी सी तीनों को लिख लीजिए। आपको बतानी किसकी है, ए की मासिक आय बी से कितना है 20% अधिक, और बी की सी से 30% अधिक है। अगर मैं समझिए सी की आय को आप x मान लीजिए, तो बी की आय कितना हो जाएगी, बी की आय सी से 30%, बी की आय सी की आय का 30%, मतलब x का 30% है क्या, बी की आय, और ए की आय कितना होगा, बी की आय से 20% अधिक, अर्थात ए कितना होगा, x का 30/100, ये तो बी की आय का कितने परसेंट, 120/100, और तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 74,700 मान आ रहा है। चलिए करते हैं, तो 30x इंटू 120/100 प्लस 30x/100 प्लस x बराबर 74,700। आप सब काटते चले जाइए अगर कुछ कट रहा हो। यहाँ देखिए 1 0, यहाँ 100 फिर है, जब 1 0 1 0 और 100 कट गया, 100 पड़ा रहने दीजिए। यहाँ चूंकि यहाँ हर सेम हो जाएगा तो 12 यहाँ 36x, 36x/100 प्लस 30x/100 प्लस x बराबर 74,700। अगर इन तीनों का हम लोग ले एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100। मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन हम मिटा रहा हूँ, सही से लिख रहा हूँ। यहाँ से बना क्या है, 36
36x/100 प्लस 30x/100 प्लस x बराबर 74,700, यही कंडीशन बनी थी। इसको आप हल करिए, तो जब इसका लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 100, 36x प्लस 30x प्लस 100x बराबर 74,700। 100 30 36 166x बटे 100 और ये किसके बराबर होगा, 74,700 के बराबर हो जाएगा। अगर अब हम लोग देखें यहाँ से तो आप देखिए 166 बटे 100 को हम लोग 166% ऑफ x भी बोल सकते हैं, क्योंकि 166% ऑफ x का मतलब क्या होगा, 166x बटे 100 इक्वल टू कितना है, 74,700। तो x परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 74,700 बटे 166। जब इसको काटेंगे टोटल x परसेंट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 450 आ जाएगा, 450। तो चूंकि हमने x का वेतन मान लिया था 450, तो यहां से जो x का मान निकलेगा वो कितना होगा, 450 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 45,000। ठीक, और यही क्या है, C का वेतन है। इस ढंग से इसको लगाना है सवाल को। कितना सरल है लेकिन देखने में कितना बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब यहां से आप ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन आपका क्या होगा, 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 तथा 10 मीटर हो, इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या है। आपको जो पता है कि जो झील है उसकी जो लंबाई होगा LB इंटू एच बराबर 1200, तो यहाँ से LB का मान दिया 40 इंटू कितना 10 इंटू एच बराबर 1200, 0000 कट गया, 4 तिहाई 12, तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैंने घनाभ का सूत्र लगा दिया आयतन का डायरेक्ट और आ गया उत्तर। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है, देखिए मैंने A उसके बाद BCD एक समचतुर्भुज बना लिया। अब क्या कह रहा है, AC² प्लस BD²। अब इसको मैं बताऊं, BD एक विकर्ण है, AC एक विकर्ण है, तो यहां से जो सूत्र बनता है डायरेक्ट आपका बनता है कि इसमें दिया है AC², मतलब AC² बराबर BC प्लस AB, BC प्लस AB, अर्थात ये गलत है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, AC² प्लस BD² बराबर 2AB², ये भी गलत है, ये भी नहीं होता। AC² बराबर प्लस AC² और ये किसके बराबर दे रहा है, AC² बराबर AC² प्लस BD² और ये बराबर होता है 4AB² के। बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये आपका सही है, अर्थात कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसको ये क्या है, सर्वसम है, इनको आप लोग एक तरीके से रटिए। हल करने को तो हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको हल कर सकते हैं, चूंकि आपको मैं बताऊं ये जो दोनों विकर्ण हैं ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये भी 90, ये भी, तो जब आपको यहाँ से 90 डिग्री मिल गया तो आप हल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि ऐसे सवालों को रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 722 गुणते 450 133 का इकाई अंक क्या होगा। साथियों चूंकि तीनों गुणा में है और 0 है, इसलिए इसका इकाई अंक बिना सोचे समझे क्या हो जाएगा, 0। देख रहे हैं यहाँ 0 है और गुणा में है तीनों चीज, 0 के साथ किसी चीज का गुणा करेंगे 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है
350 मीटर उतरने में लगा समय, ये किससे रिलेटेड है? दूरी और समय से। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल का पहले फिगर समझ लें। कह रहा एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से गति करता है, मतलब नीचे उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन स्तर से, देखिए एक एलिवेटर हमने बना दिया जो जमीन स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से उतरता है, अर्थात ए पॉइंट से एलिवेटर कहाँ कर रहा है? नीचे की ओर उतर रहा है। ठीक, तो 350 मीटर उतरने में कितना समय लगेगा? तो अब मैं इसको अगर मान लूं ओ, सेंटर पॉइंट ओ हो गया, तो 10 मीटर ये नीचे जा रहा है, तो नीचे गति से उतर रहा है, धीरे 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 ये कहाँ आ जाएगा? ये भी 10 मीटर ऐसे करते हुए चला जाएगा ना। हमको उतरना कितना है? 350 मीटर। बस यहाँ से अगर देखें, अगर मैं इसे बी पॉइंट मान लूँ तो ओ ए प्लस ओ बी बराबर क्या होगा? ओ बी में आपका ये दूरी आती है 350, क्योंकि हमें सारा दूरी करना है ना, 350 मीटर उतारना है ना। यहाँ 350 के बारे में बताया और 10 मीटर ये उतर ही रहा है, तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? डी बराबर 10 मीटर प्लस 350 मीटर बराबर 360 मीटर। यही इसमें महत्वपूर्ण है। कैसे करना है फिर से समझिए। जो एलिवेटर है, एलिवेटर जो है आपका वो 10 मीटर जो है ऊपर से उड़ रहा है। टोटल जो दूरी है कितना बना रहा है? 350 मीटर नीचे, और यहाँ से उतर रहा है। तो जो आपका टोटल डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस तो ये हुआ ना 350 10 360, टोटल जो दूरी हो गई डी बराबर कितना हो गई? 360। अब 1 मिनट में 6 मीटर उतरता है, तो कितना समय लगेगा उस समय को हम लोगों को बताना है। तो टी बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है डी बटे एस। एस क्या है? स्पीड। तो यहाँ पर 360 है, स्पीड कितना है? 6 मीटर प्रति मिनट है, तो 6 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 6 6 36। तो टी बराबर कितना लगेगा? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये हुआ सवाल को लगाने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम 525 है। एक संख्या 175, दूसरी संख्या, बहुत छोटा सवाल है, a इंटू बी बराबर h इंटू एल से लगना है। a का मान 175 दिया हुआ है। ठीक, आपको यहीं से निकाल के 175 a का मान, b का मान निकालना है। h का मान दिया है महत्तम का 35 और l का मान दिया है 525। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी? 35 इंटू 525 अपॉन 175। 25 सत्ते 175, पहले 5 से काटिए, इसको 7 गुणते 25 कर दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 बचा 25, 7 से 7 कट गया, बचा कितना? सिर्फ 5 बचा। 5 दम में 50, 5 बचा 25, कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी बराबर 105। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि कितनी थी? देखिए 2600 होने का मतलब है कि इसमें मूलधन और एसआई इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो आप समझिए, सबसे पहले हम पता कर लें एसआई कितना है, मूलधन को पता कर लें, और ये दोनों बराबर किसके हो जाएगा? मिश्र धन के। तो ए बराबर क्या होगा? पी प्लस एस आई। आपको पता है एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। तो यहाँ से वो मान ए का रखेंगे तो पी प्लस पी आर टी बटे 100। यहाँ देखिए कोई 6 वर्षों में 2600 होती है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? देखिए पी को अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 प्लस आर टी बटे 100 ये होगा। तो आपके पास जो डायरेक्ट सूत्र बनता है वो पी इंटू 1 प्लस आर टी बटे 100। आपको निकालना क्या है? राशि। मैं सवाल को अब यहाँ लगाता हूँ। आपके पास पहले वैल्यू देख लीजिए। ए बराबर कितना दिया है? 2600। टी बराबर दिया है 6 ईयर्स। उसके बाद आर बराबर दिया है 5%। निकालना क्या है? पी। आपके पास जो मैंने सूत्र बताया ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर टी बटे 100। तो 2600
इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। RT मतलब 6 और 5 बराबर 30/100। 0 से 0 कैंसिल, 3/10 मतलब 10 3 13, तो 2600 बराबर हो गया 13P/10। 13 1 13, 13 दूना 26, 200 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितना आएगी, 200 यहाँ 10 यहाँ, 200 गुणते 10 बराबर 2000। कौन सी वैल्यू सही है, P की वैल्यू कितनी होगी, 2000। ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलिए। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक, तो 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बटे 1000, ये होगा। आपको पता है 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। और 1 घंटे बराबर 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर क्या कितना होता है, 60 सेकेंड। तो यहां से 1 आवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो आपको इसको बदलना है क्या, तो 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा बटा 3600। अब आपको क्या करना है, बस मान रख देना है। 10 मीटर प्रति सेकेंड को देखिए, 1 मीटर बराबर हमने 1 किलोमीटर बटे 1000 रखा, और 1 सेकेंड बराबर 1/3600 घंटे रखे। बस यही दोनों वैल्यू आपको रखना है 10 मीटर प्रति सेकेंड में। इसको मैं थोड़ा बड़े में कर दूं। देखिए यहाँ दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें, घंटे में। आपको पता है 10 मीटर की जगह कितना रखेंगे, 1 किलोमीटर बटे 1000, और यस की जगह कितना करेंगे, एस की जगह करेंगे बटे, चूंकि बटा है ना पूरे पे, तो बटा कर रहे हैं बटे, एस की जगह मैं करूंगा 1 घंटा बटे 3600। ये कंडीशन होगी। अब आप देखिए ये 4 युग्म बन गया। 4 युग्म में 4 वाला ऊपर जाएगा और 3 वाला दोनों नीचे होंगे। तो ये होगा आपका 10 इंटू 3600 बटे 1000 इंटू 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, आपका उत्तर आ गया। कितना ऑप्शन सही है, 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा, और डायरेक्टली बताने के लिए मैं बताऊं सिर्फ एक लाइन में होगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो कितने का गुणते 18/5, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए छोटे को बड़े में बदलना है तो बड़े से गुणा करना है, बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे से गुणा करना है। इस ढंग से याद रखेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। सवाल को देखते हुए मैं यहाँ फिर से आपको समझाऊंगा। देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड मतलब छोटे को बड़े में बदलना है तो क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 18 बड़े से गुणा करेंगे, और बड़ा क्या है 18/5। तो अब देखिए अगर मैं गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 18 दूना 36 आ गया। अब 36 को बदलना होता किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे से गुणा भी करेंगे। तो 18 का 18, 18 दूना 36, 2 पंचे 10, मतलब ये दोनों आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र में कोण B बराबर 70 डिग्री,
कोण सी बराबर 60 डिग्री, कोण ई बराबर BC का मध्य बिंदु है, FAB का मध्य बिंदु है, तब FEB का मान क्या होगा। यहाँ मैं चित्र आपको दिखाऊं तब जाके आप क्लियर समझ पाएंगे। देखिए, अगर आपका ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज क्या है ABC, तो त्रिभुज में कोण जो B है वो कितना कह रहा है 70, C कह रहा है 60 और E कह रहा है E और BC जो A है, E जो है BC का मध्य बिंदु है और FAB का मध्य बिंदु है। FAB का मध्य मतलब ये है F और BC का है E, मतलब यहाँ पर E है, E और F मतलब ये बना आपका कुछ यूं ढंग से कोण बनता है, मध्य बिंदु है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो प्रमेय के अनुसार EF समांतर किसके हो जाएगा AC के। देखिए EF ये और ये एक दूसरे के क्या हुए समांतर हुए, और जब ये एक दूसरे के समांतर हुए तो इन दोनों का जो कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्थात BEF मतलब जो ये कोण है, ये कोण BEF ये कोण बराबर हो जाएगा किसके ACB के, ACB के। चूंकि ये दोनों समांतर है ना, तो ये 60 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये जो कोण 60 हुआ तो E का मान निकल गया, B का मान निकला ही है, तो 60 70 कितना हुआ 130, तो बचा कितना ये F वाला बचा 50। और जब F 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा A 50। अब आपको क्या बताना है FEB का मान बता रहा है, मतलब FEB किसका मान बता रहा है, सिर्फ FEB मतलब 60 डिग्री का मान बताना है। हमने तीनों निकाल लिया, तो इसका जो उत्तर सही है, उत्तर कितना है 60, क्योंकि ये और ये एक दूसरे क्या है संगत कोण है ना, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 60। संगत मतलब जब दो कोण एक ही तरह से मिले और समांतर हो, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही दिशा में बने कोण को संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण ये और कोण ये एक दूसरे के क्या है संगत, और वही चूंकि ये दोनों समांतर है बीच में तिर्यक रेखा काट ले, हूबहू वही दशा यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है लेकिन बहुत ही ट्रिपिकल सवाल भी है। ठीक, इसका जो वैल्यू है इन सबको क्या करना है, पहले हमें हटा के गुणा करना है। तो कितनों का गुणा, ये सब जब निकल के गुणा करेंगे तो इनका जो मान है -2 पर पावर -1 ही आएगा। ठीक, और +1 आएगा, चूंकि 4 बार है ना, 1 2, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा में, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, फिर एक गुणते एक करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो -2 पर पावर 1 मतलब -2। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ABC हैं। कितना है ABC मीटर स्क्वायर है। आयतन होगा, इसका क्या करना है आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा सा ट्रिपिकल है समझने में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई सबका। तो चूंकि घनाभ में टोटल फलकों की संख्या कितनी होती है 6, ये तो शायद घन बन गया, घनाभ आयताकार होता है। घनाभ देखिए कुछ ऐसे होगा, ये आपका हुआ घनाभ। ठीक, तो घनाभ में अब 3 फलक कौन हुआ, पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक। तो ये तीनों फलक का जो मान है, अब इसी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ईंट को आप समझिए, तो L इंटू बी बराबर कितना है, मैंने मान लिया A। फिर क्या है B इंटू H बराबर कितना है B, और अपने से मैंने माना है चूंकि, और H इंटू A बराबर कितना है C। 3 फलक यही होंगी ना, मतलब 2 फलकों का क्षेत्रफल होगा, जैसे x इंटू वाई
क्षेत्रफल का मान वही एल बी बी एच एच ए, ठीक, सॉरी एच एल, यहाँ पर क्या होगा एच एल, ठीक। तो अब आप समझिए कि ए बी सी का मान निकल गया। अब इन्हीं का गुणा करेंगे तो देखिए एल बी एच एल, एल बी एच गुणते बी एच एल बराबर ए बी सी मिला ना। अब इधर से देखेंगे तो एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर कितना मिला ए बी सी। तो एल बी सी चूंकि इनका आयतन पूछ रहा है, आपको पता है घनाभ का जो आयतन होता है कितना होता है एल बी एच, यही आयतन होता है। तो जब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान निकल गया है तो एच का एल बी एच का मान कितना होगा, यही अंडर रूट हो जाएगा ना ए बी सी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर से एक बार सवाल को समझते हुए देख लीजिए। देखिए जो घनाभ है, घनाभ को आप ईंट मान के चलिए, ठीक, क्या मान के चलेंगे ईंट। और इसमें दो कोर का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर ए, क्षेत्रफल दिया है, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर बी, ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर सी, क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इनका कर दीजिए गुणा, तो एल बी एच गुणते बी एच एल बराबर कितना हुआ ए बी सी, इन दोनों का वर्ग एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कितना होगा ए बी सी। अब चूंकि आयतन निकालना है और घनाभ का जो आयतन होता है एल बी एच होता है, इसलिए एल बी एच बराबर कितना हो जाएगा रूट ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 62, 53, 29, 15 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या होगा। देखिए अगर ये 6 से विभाज्य है तो इसे 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 2 से भी विभाज्य होना चाहिए। अब 2 से विभाज्य का मतलब है कि यहाँ पर कौन सी संख्या, अब यहाँ पहले ऑप्शन के अनुसार देखिए 5 तो 2 से विभाज्य नहीं होगा इसलिए तो सही नहीं है, 9 भी नहीं होगा इसलिए भी नहीं सही है। अब आप समझिए 6 और 8, अब आप समझिए कि 6 और 8 में 2 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही, लेकिन 3 से भी विभाजित होना, और 3 से कौन विभाजित होगा, 8 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 6 2 8 5 13। अब रुक जाइए, इसको जोड़ते भी जाइए। तो एक हम लोगों ने निष्कर्ष क्या निकाला कि 2 से इन्हीं 2 में कोई एक हमारा उत्तर है। अब इनको जल्दी से जोड़ लीजिए, 6 2 8 5 13 3 16 2 18 18 9 27 1 28 28 5 33, 33 प्लस ए, और इसको विभाजित होना किससे 3 से, तो 33 और 3 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें 3 जोड़ूं, 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3 जोड़ने पर ये हो जाएगा 33 3 36, 33 3 36, और ये 36 जो है 3 से विभाजित होगा। तो जो ए की वैल्यू 3 जोड़ा 36 हुआ, एक तो ये है, दूसरा ये है कि अब इनमें हमको जोड़ना है 6 और 8 में, 33 हमारे पास है, विकल्प में क्या है 6 है और 8 है, तो 33 में 6 जोड़ते हैं तो होता है 39, और ये 39 3 से कट जाएगा, और 33 में जोड़ते हैं 8 तो होता है 41, और ये 41 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 8 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा। सवाल कितना सरल है, लेकिन इसको समझना है। 6 से वही विभाजित होगा जो 2 और 3 से विभाजित होगा। 2 से कौन विभाजित होगा, 5 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, बचे कितने 2 ऑप्शन। अब 2 से ये दोनों हो जाएंगे, 3 की बारी आती, इन सब का योग हो रहा है 33 प्लस ए। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप 6 रखिए चाहे 8, तो जब ए की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो 39 हो रहा है जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, और ए की वैल्यू 8 रख रहे हैं तो 41 हो रहा है और 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब ये भी कैंसिल हुआ, बचा कितना 6, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस ढंग से इस सवाल को लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 धन ऋण, धन ऋण का मतलब होता है अभाज्य।
अभाज्य का मतलब वे संख्याएं जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती। जैसे 2 संख्या पहले मैं लिख लूं, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, 13 हुआ। अब हमको कितनी संख्या लेनी है? 5। 1 2 3 4 5, मतलब 13 को नहीं लेना है। ठीक है, हमें 13 तक नहीं जाना है, यही इतनी संख्या हो। अब इनका योग निकालना है तो 11 7 18, 18 2 20, 20 8 28 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य। शैक्षणिक भ्रमण का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुभव। क्या? प्रत्यक्ष अनुभव से कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य की रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी क्या होती है उसके बारे में बताना है। शुष्क मिट्टी वो होती है जिसमें मिट्टियां क्या करती हैं? अत्यधिक लवण ला देती हैं, जिसके कारण सांद्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इसके लिए मैं आपको बताऊं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताना है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, एक तो ये है। दूसरा क्या है? शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। प्रगति से रिलेटेड कोई है ही नहीं, इसलिए बी तो होगा नहीं। शिक्षार्थियों ने सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए ये भी नहीं होगा कितना सीखा है, क्या सीखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है, निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों के अंतर परीक्षा का आवश्यक भी नहीं रहता। ये सही है। परीक्षा प्रणाली नहीं, डी ऑप्शन भी गलत है। अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चरने वाले पशु हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? इनका बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुन चुन कर चरना। तो जो चरने वाले पशु हैं वो चरते ही हैं, जब चरते हैं तो वो चल लेते हैं, तो फिर हरे हरे घास मैदान पे फिर से उग जाती हैं। तो इस तरीके से वो क्या धीरे धीरे एक बार नष्ट होंगी, फिर उनके जगह पे बस वनस्पति उगती है। तो वो इस ढंग से चुन चुन कर चरने वाले ढंग से बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए सीए का होना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग देख लें कि सीए किसमें है। तो इसमें जो सीए है 3 जगह है। ये तो कट गया, बच्चा क्या है? 3। अब इसमें सीए कैल्शियम के साथ साथ अगर विटामिन डी मिल जाए तो हड्डियां उससे क्या होती हैं? अत्यधिक मजबूत होती हैं। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आप सबको पता है, माउंट की K2 सबसे काराकोरम जिसको हम लोग कहते हैं, और माउंट की K2 जम्मू कश्मीर का काराकोरम जो श्रेणी है उसको है, और ये सबसे बड़ी चोटी है। इसका नाम क्या है? माउंट K2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, वो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, और शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इसका क्या सही हो जाएगा? शिक्षण विधि के स्थान पर। ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको सबसे पहले मिलती है क्षोभ के बाद संताप के बाद ओजोन के बाद आयन के बाद बहिर्मंडल। तो इस तरीके से मिलता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? सी विटामिन ए की कमी से, बी सी स्कर्वी दिया है ना, पहले स्कर्वी दिया है, ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, बेरी बीज की, रतौंधी ए की, और थकान जो होती है किससे होती है? डी से। तो यहाँ पर बताना क्या है? विटामिन सी की कमी से। यहाँ जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा ऐसे होगा,
विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? और स्कर्वी ही है। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वन्य जीव, यहां गैंडे की जगह क्या होगा? गैंडा। वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? और आपको पता होगा कि असम में कौन सा है? आपका है काजीरंगा। काजीरंगा अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काजीरंगा जो है गैंडे के लिए ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गैंडा, एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान उसे कहते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो भूगर्भ से निकलता है वही आता है कहाँ? धरातल पर। फिर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद उसमें क्या होता है? वो आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा करने वाला सब मतलब इस तीनों चारों में बेसाल्ट की यही क्रिया होती है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक तेज बहादुर, उसके बाद आपके गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए पहला ही हमने बताया था सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियो, ये तो नहीं, इसमें कौन सा सही है? सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। इसका मैं लॉजिक बताऊंगा, फिलहाल अभी आपको सिर्फ डी ऑप्शन इज द राइट आंसर करना है। क्यों होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा लंबा दिन? इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश किन्होंने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब लिखा था? दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना करी थी, तो इसी सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से इनका एक प्रसिद्ध नारा भी था, वेदों की ओर लौटो। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू राजस्थान, तमिलनाडु, असम। कहाँ का है? असम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला क्रिया, खाद्य जाल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो साथियों, ये टोटल 150 प्रश्न थे जो सब के सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मित्रों, ये आपके पेपर के अनुसार हमने आज के 150 प्रश्नों को हल कराया। जहां तक उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और इसी पैटर्न के आधार पे आते हैं। प्रश्नों को देखने से अच्छा है कि किस ढंग से, कितने स्पीड से हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया है। ये चीज आपके लिए सबसे बड़ी मायने है। और समय का किस ढंग से बचत करना है, कैसे कैसे करना है, ये आपको तय करना है। यही चीज आपको इन प्रश्नों के माध्यम से सीखना है। तो मित्रों, आज हम लोग बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। यहाँ पर जो जतिन है, जतिन और प्रिया के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? टोटल रुपए हैं आपके 41। कितने हैं? 41। उसके बाद इन 41 रुपए में मतलब जतिन और प्रिया, अब यहाँ जे और पी के पास टोटल पैसे मिला के कितने हैं? 41। अब आपको जतिन का बटे 4 और कह रहा है जतिन के पैसों का बटे 4, प्रिया के पैसों के बटे 7 से 2 अधिक है। यहाँ से जे बटे 4
अब p बटे माइनस पी बटे 7 इक्वल टू 2। आप इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 28 होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 7j माइनस 4p इक्वल टू 7 चौक 28 दूना 56। और यही आपको बनाना है। इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए 4j प्लस 4p इक्वल टू 4 चौक 16 4 का 4। इसको कर दीजिए क्या जोड़, तो 7j ये आपका हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 मैं थोड़े बड़े बता रहा हूं 7j माइनस 4p इक्वल टू 56। और एक क्या हुआ दूसरा क्या था 4j माइनस प्लस 4p इक्वल टू 164। जब दोनों है तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा। आपको पता है ये कैंसिल होंगे 7 4 11 j इक्वल टू 4 6 10 5 6 11 12 1 1 2 11 दूना 22। तो j की वैल्यू कितना आ जाएगी 20। अर्थात जतिन के पास कितना है 20। आपको पता है j और p की टोटल वैल्यू कितनी थी 41 और j की वैल्यू 20 है तो p की वैल्यू कितना हो जाएगी 41। p बराबर 41 माइनस 20 इक्वल टू p बराबर जो p की वैल्यू है 21। अर्थात जतिन के पास 20 रुपए और प्रिया के पास 21 रुपए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि मतलब परिधि का मतलब 2 पाई r बराबर 44। आपको पता है पाई का मान 22/7 तो 2 गुणते 22/7 इंटू r बराबर 44। 22 दूना 44 से कट गया तो r की वैल्यू आ गई 7। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो आपको पता है r की वैल्यू हमको 7 मिली है। 7 का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर बराबर 49। यहाँ रख देंगे तो 49 पाई। ठीक, अब पाई का मान रखना चाहे तो रख दीजिए 49 इंटू 22/7। 7 से 7 कट गया 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि एक संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग क्रम पलट जाता है। देखिए आपको करना क्या है, ऐसे सवाल को लगाने का तरीका मैं बता दूं। इसका जो अगर आप चलेंगे लगाने के सवाल प्रयास में चलेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, समझिए क्या कर रहा है। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7। देखिए यहाँ जितने हैं सबके योग कितने आ रहे हैं 7। तो एक क्लियर हो गया यहाँ तक का सवाल। इसको आप ऑप्शन से करेंगे। यदि संख्या में से 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। 25 में जोड़िए क्या 25 में जोड़िए 27 तो जो आता है 52। देखिए अभी 25 था और हो गया कितना 52, उल्टा ना। अब इसमें जोड़िए 52 में जोड़िए 27 तो हो जाएगा कितना 7 2 9 और 5 2 7। फिर 34 में 27 जोड़िए तो कितना होता है 4 7 11 3 2 5 1 6। 43 में 27 जोड़िए तो 7 3 10 और 4 2 6 1 7। आपने देखा जितने आपने विकल्प को हल किया 3 आपको ऐसे विकल्प मिले कि उनका जो है क्रम नहीं उल्टा। यहाँ 52 था तो यहाँ 25 होना था, यहाँ 34 था तो यहाँ 43 होना था, यहाँ 43 था तो कितना होना था 34। लेकिन इन तीनों के मान वैल्यू गलत है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल लगाओ बहुत बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगा लिया तो पहले ही हमको उत्तर प्राप्त हो चुका था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 378 236 459 और 312 में इकाई अंक आपको बताना है। मित्रों सिर्फ देखिए इकाई अंक। पहले आप देख लीजिए 8 और 6, 8 छंग 48 का इकाई अंक 8, 8 9 72 का इकाई अंक 2, 2 दूनी 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका जो इकाई अंक होगा क्या हो जाएगा? इकाई अंक इसका होगा 4।
चूंकि हमने क्या किया 8 × 48 इकाई अंक 8, 8 9 72 इकाई अंक 2, 2 दूनी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा असहभाज्य। तो दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, हमेशा जान दीजिए 1। कितना होगा 1। जैसे 4 5। असहभाज्य का मतलब कि एक दूसरे के पास में रहें और साथ में रहें, लेकिन एक अभाज्य रहे और एक अभाज्य रहे। जैसे ये कंटिन्यू, जैसे 8 और 9 और आपका 10 17। ठीक, तो ये देखिए इन दोनों का कितना होगा, एच बराबर हमेशा कितना होगा 1। इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में 7 के स्थानीय मानों में अंतर। अगर यहां देखेंगे, चूंकि दशमलव से रिलेटेड है इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0.070। इसका कितना होगा, इसका होगा 0.07070 ये होगा। और इस 7 का मतलब होगा, इसका मतलब होगा 700.000। अब इसमें से आपको घटाना क्या है, 0.070 घटा दीजिए तो क्या होगा 0 10 7 3 9 और यहाँ हो जाएगा 699। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि 1/2 + 1/3 + 2/5 ज्ञात हुई। इस स्थिति में शिक्षक उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। शिक्षक को इस कंडीशन में जो दिया गया है उपचारात्मक कार्य के लिए, जब इसमें भिन्न से रिलेटेड सवाल हो तो आपको उपचारात्मक शिक्षण के रूप में सर्वप्रथम ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, लस की कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को बहुत अच्छे से समझना है। इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माप की अवधारणा को विकसित करने के लिए, देखिए माप की अगर अवधारणा हमको विकसित करना है तो विकसित करनी है तो अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों के क्रम को बताइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, गलत। शिक्षार्थी लंबाई के लिए पूरा पहले देख लीजिए फिर समझते हैं। इसका जो सही कंडीशन है वो क्या होगा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी जो है मीटरी इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। मैं बताऊं, सबसे पहले शिक्षार्थी सरल अवलोकन करेंगे। जब सरल अवलोकन मतलब 3, जब ये सरल अवलोकन कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, शिक्षार्थी करेंगे लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग 2। फिर शिक्षार्थी लोग क्या करेंगे, 1 लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग, सही है। फिर शिक्षार्थी मीटरी का करेंगे, मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 3 2 1 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ऑप्शन सवालों के उत्तर देने तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों, ये तो गलत है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी गलत है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। इसमें आपको बताना है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने, सूत्रों का स्पष्ट करना, ये बहुत जरूरी नहीं होता। इसमें बी ऑप्शन क्या कर रहा है, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ये सही। आयत की लंबाई
चौड़ाई का पता लगाना, आयत के क्षेत्रफल, ये गलत है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृति, ये भी गलत है। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें का जो ऑप्शन है क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईएफ एक व्यक्ति की जीवा है। क्या है, जीवा, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग पहले क्या करें, एक वृत्त का निर्माण करें, पहले समझ ले। अब इसमें जो ईएफ है वो क्या है, जीवा। जीवा किसे कहते हैं, जीवा उसे कहते हैं जो केंद्र के से न जाए। ईएफ को मान लिया एक जीवा जिसकी लंबाई कितनी है, ईएफ बराबर दे रहा है 10 cm, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। मित्रों अगर हम लोग ये जोड़ दें तो ये क्या है, त्रिज्या r, और मैं ओ मानूं तो ओई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो केंद्र पे डाले गए जीवा लंब की लंबाई, अर्थात ये जो लंब पड़ रहा है इसके बारे में मान ओ ए के बारे में बताना है। आपको बताइए कि लंब का मतलब क्या हुआ कि दो को बीच से कर देना, मतलब ये 10 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 5, अर्थात ये 5 और ये 5। तो यहाँ क्या बन गया, कर्ण का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर बराबर लंब ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब यहां से आपको पता है इसका मान 13 है, इसका मान 5 है, तो 169 बराबर 25 धन ओ ए स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12। ओ ए का मान कितना होगा, 12, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। मित्रों ये वर्ग है और इसके विकर्ण को अगर आप किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना करेंगे, इसकी मान लीजिए मैं ए बी मान रहा हूं, अब 2ab अगर आप करेंगे तो क्या कह रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो उसका क्षेत्रफल है विकर्ण को अगर आप लोगों ने कितना कर दिया, दोगुना। तो अगर विकर्ण आपका ए है, मैंने यहां से मान लिया है ए बी विकर्ण है, अब इसकी वैल्यू मैंने कितना मान लिया है, ए, तो दुगुना का मतलब कितना हो जाएगा, 2a। तो जो आपका क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, 4a। कितना होगा, 4a, अर्थात कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको समझा देंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो प्रायः वह पूछता है मैं जमा करूं या घाटा, जमा करूं या घटा दूं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन को जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। गलत। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ये भी गलत है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस तरीके से 30 प्रश्न आपके किसके समाप्त हो गए, मैथ के। अब आपको लास्ट पर्यावरण पे चल रहे हैं। वायु दाब मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जो वायु दाब को मापते हैं उन्हें बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैरोमीटर। थर्मामीटर से आप क्या करते हैं, शरीर का ताप नापते हैं, शरीर का ताप। सिस्मोग्राफ से भूकंप, और हाइग्रोमीटर से आप क्या करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। ठीक, तो आपको एक के साथ 5 क्वेश्चन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीटी कपास। बीटी कपास क्या है, बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा है, ट्रांसजेनिक। ठीक, और ये किसके कारण होता है, इस कपास के पौधे में बेसिलस थूरीजिनेंसिस, जो बेसिलस जेरी थूरी, बेसिलस थूरीजिनेंसिस बीटी जीवाणु होता है। ठीक है, इतना जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे ज्यादा जो उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? उष्णकटिबंधीय में सर्वाधिक वर्षा वन मतलब वर्षा अधिक होगी, तो वहां जो पेड़ पौधे हैं सबसे ज्यादा होंगे। क्योंकि वो थोड़ा ऊंचे और जंगलों में होते हैं, तो वहां पर भूमध्य रेखा के दक्षिण से उत्तरी में जो 28 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है, वहां का तापमान अधिक होता है। जब अधिक हो जाता है तो उस पर वर्षा जो है अधिक हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड है और ये जो है आम पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? आपको पता है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ग्रीन हाउस गैस के लिए। उसके बाद इसके साथ कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैस में अगर हम लोग देखें तो मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद CFC, ये सब क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन और ये नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन सबसे ज्यादा बात करें तो CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा जो है सरसों माना है। क्या है यहाँ पे? सरसों। द्विबीजपत्री किसे कहते हैं? जिनके क्या होते हैं? बीज में 2 पत्र होते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जो जल है उसका अधिग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत माना जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा प्रथम वेद होना चाहिए और वो है आपका ऋग्वेद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? बताइए। जो 99% भाग हैं उन पर आपका सोचिए नाइट्रोजन कितना है? 71%। नाइट्रोजन कितना है? 78%, सॉरी 78%। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो N बराबर 78 और O बराबर 21 और इन दोनों को मिला कितना होता है? मतलब B ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक